तो आज जो मैं बात करूँगा, आज मैं बात करूँगा इंडियन इकोनॉमी और आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर फेज 2, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है मुझसे और इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा और ये इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए भी मैं करूँगा इसे यूट्यूब पे अपलोड। तो अब देखिए, जो टॉपिक हमारा होगा आज का वो होगा कि इंडियन इकोनॉमी कैसे पढ़नी है आपको आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर फेज 2 के लिए, क्योंकि आप सिर्फ फेज 1 की ही तैयारी करें अभी ज़रूरी नहीं है। अगर आप फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं अभी से ही तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फेज 1 उतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आपने न्यूमेरिकल्स करके रखे हुए हैं तो। ठीक, यहाँ मैंने पूरा नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ आप मान के चलिए आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर फेज 2 के बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात इसमें कि जब आप नोटिफिकेशन पढ़िएगा आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर का, तो उसके पेज नंबर 26, पेज नंबर 26 में देखिएगा, उसमें कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स दी हुई है। ठीक, उसमें कुछ सजेस्टेड रीडिंग दी हुई है डीपीआर के लिए, जिसमें सबसे पहला है आरबीआई बुलेटिन। उसमें लिखा हुआ है कि आरबीआई बुलेटिन है जो आपको पढ़ना है, वो सजेस्ट किया गया है। आरबीआई की वेबसाइट पे आपको ये बुलेटिन मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बुलेटिन्स बहुत सारी होती है, वो मिल जाती है। अब इसमें मेंशन भी किया हुआ है कुछ बुलेटिन, जैसे एक हो गया एनुअल रिपोर्ट। तो एनुअल रिपोर्ट जो होता है वो पब्लिश होता है, आई थिंक मई में पब्लिश होता है। ठीक, एनुअल रिपोर्ट जो पब्लिश होगा वो मई में पब्लिश हो जाएगा। जो इस बार का एनुअल रिपोर्ट आएगा वो क्या होगा, वो मई मंथ में कभी पब्लिश हो जाएगा। जो पिछली बार का आया था वो 27 मई 2021 को आया था। तो इस बार का जो आएगा 2022 का, वो भी कभी मई में ही आएगा, या हो सकता है पहले भी आ जाए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बुलेटिन है जो नोटिफिकेशन में ही मेंशन की हुई है, मैं बताऊंगा कि क्या करना है आपको एक्चुअली, ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं भी बताऊंगा आपको। और दूसरा है रिपोर्ट्स ऑन, एक और रिपोर्ट से मैं पूरा नहीं लिखूंगा, बहुत लंबा नाम है। रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड्स, ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इंडिया, ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ठीक, तो ये एक रिपोर्ट पब्लिश होती है जनरली, वो भी आपको जरूर पढ़ना है। और ये जो रिपोर्ट आई थी, वो जो सबसे रिसेंट रिपोर्ट है इसकी, वो आई थी 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर में ये रिपोर्ट आई थी 2021 में, यानी कि पिछले ही साल 28 दिसंबर को ये रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। तो ये भी मेंशन किया हुआ है नोटिफिकेशन में। और इसके अलावा एक हाफ ईयरली रिपोर्ट होता है जिसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, जिसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट पब्लिश होता है वो हाफ ईयरली होता है। तो अभी सबसे रिसेंट जो रिपोर्ट आया है वो आया है 8 अप्रैल को, यानी कि अभी कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट आया है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए, क्योंकि जो एग्जाम आने वाला है उसके काफ़ी नज़दीक है, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। तो जो करेंट इश्यू है उसको कवर करने के लिए ये हेल्पफुल आपके लिए प्रूफ होगा। और वो कैसे होगा अभी मैं थोड़ा सा अभी आपको बताऊंगा। लेकिन एक और हाफ ईयरली रिपोर्ट है जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये भी हाफ ईयरली रिपोर्ट है। ये सभी चीज़ें आपको आरबीआई की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। वहाँ पे आपको सिंपली पब्लिकेशन जो होता है आरबीआई पब्लिकेशन करके, वहाँ पे एक वहाँ पे मेन्यू बार में वहाँ दिया हुआ, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो लेटेस्ट आया है दिसंबर 29 को, दिसंबर 29 को आया है 2021 में। तो अगला जो आएगा वो हो सकता है एग्जाम आते आते वो खत्म भी हो जाए, क्योंकि अगला आएगा जुलाई में, जुलाई 2022 में आएगा। तो आप इसे ही लेटेस्ट मानकर इसे ही पढ़ें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो होता है। तो ये हाफ ईयरली रिपोर्ट है। और इसके अलावा एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे जो इंडियन गवर्नमेंट का होता है उसे आपको पढ़ना है। और कब तक का पढ़ना है, 2 ईयर्स का, एटलीस्ट 2 ईयर्स का आपको पढ़ना है। अब ये चीज़ें अभी जो मैंने आपको बताई,
ये नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है। अब जब नोटिफिकेशन में ये सजेस्ट किया हुआ है तो एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि इससे क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाएंगे। अब ये भी आप पूछ सकते हैं क्या इससे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो देखिए ऐसा नहीं है कि ये जो रिपोर्ट है इसी से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जैसे कि कोई भी रिपोर्ट होगा तो उसमें कुछ इश्यूज होंगे, कुछ इश्यूज डिस्कस किए गए होंगे इकोनॉमी को लेकर, जो करेंटली बर्निंग इश्यू है या कुछ इंटरनेशनल फाइनेंस के जो इश्यू हैं वो सारे इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं। और जैसे कोई भी इश्यू होता है तो इश्यू नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसे कोई इंडियन, जैसे आपकी इंडियन इकोनॉमी है तो इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट करने वाले बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। तो उसी चीज़ को एक्चुअली हर रिपोर्ट में आप देखेंगे कि कुछ डायमेंशंस उसके दिए होते हैं। जैसे इंडियन इकोनॉमी को क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे एक तो बजट हो सकता है, या फिर आपका आप कहिए कि फिस्कल डेफिसिट की जो पॉलिसीज रही है गवर्नमेंट की वो अफेक्ट करती हैं। आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो अफेक्ट करता है, और फिर उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई बनाती है वो उसको अफेक्ट करता है। या फिर इंटरनेशनल जो इवेंट्स होते हैं वो भी अफेक्ट करते हैं। जैसे ब्रिक्स एक कभी हुआ करता था तो उससे आरबीआई में क्वेश्चन भी पूछे गए थे। अब ब्रिक्स देखिए जो था, ब्रिक्स नहीं, सॉरी ब्रिक्स नहीं, जो यूरोपियन यूनियन का डिसइंटीग्रेशन से अलग होने वाला था ब्रिटेन, ब्रेक्जिट था, ब्रेक्जिट जिसको कहा जाता था। तो अब ब्रेक्जिट चूंकि इंडियन इकोनॉमी का प्योर इश्यू नहीं है, ब्रेक्जिट अगर आपने सुना होगा उस टाइम, अगर आप इंडियन इकोनॉमी को पढ़ रहे होंगे तो ये एक इंटरनेशनल इशू था, ये यूरोप का इशू था। पर्सनली देखा जाए तो यूरोप का इशू था, लेकिन इससे इंडियन इकोनॉमी भी अफेक्ट होती है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी भी अफेक्ट हो सकती है, और हमारी फिजिकल पॉलिसी भी अफेक्ट हो सकती है, हमारा ट्रेड अफेक्ट होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अफेक्ट होता है। तो ये भी आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी इश्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप ये रिपोर्ट पढ़ेंगे जो अभी मैं आपको बता रहा था, वो सारे रिपोर्ट इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड रिपोर्ट हैं। तो उसमें जो भी इश्यूज रेज किए गए हैं, इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, वो इंडियन इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक। तो यही रिपोर्ट्स है जो आपको अच्छे से पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी के लिए। अब बात आती है, एक और क्वेश्चन हो सकता है कि इंडियन इकोनॉमी पढ़ने के लिए जो रिपोर्ट्स में बता रहा हूँ कि आपको इंडियन इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी पहले से ही होनी चाहिए। अब अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ कि इंडियन इकोनॉमी जब आप एमए में पढ़ रहे थे या बीए में पढ़ रहे थे तो आपको पता होगा कि जो टर्म्स यूज होते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स में उनका मीनिंग क्या होता है। जैसे टैक्स क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या हो जाता है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या होता है। तो ये सब जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ठीक, ये जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको पहले से पता होने चाहिए, क्योंकि जब आप रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो रिपोर्ट में ये कंसेप्ट्स आपको इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं समझाए गए होंगे। ये आपको खुद से एक अजम्पशन लेके चलना होगा कि ये आपको आता है। वो जो लिखते हैं, जो भी रिपोर्ट लिखते हैं वो इकोनॉमिस्ट होते हैं, तो वो कोई एकेडमिक रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं, आपके कोर्स इंडियन इकोनॉमी का कोर्स नहीं लिख रहे हैं, वो तो अपना रिपोर्ट लिख रहे हैं। तो वो आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं बताएंगे, वो तो आपको पहले से पता होना चाहिए। अब आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, तो कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक आपको इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड पढ़नी पड़ेगी। आई सजेस्ट कि आपको, आई थिंक उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आपने एमए में पढ़ा है इंडियन इकोनॉमी, बीए में पढ़ा है, तो आपको सफिशिएंट आइडिया होगा उन टर्म्स का। अब ये कैसे पता चलेगा आपको कि जब भी आप रिपोर्ट्स पढ़ रहे होंगे तो आप देखिए कि वो रिपोर्ट्स आपको कितना समझ में आ रहा है। क्या वो रिपोर्ट्स से आप जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं उसको लिंक कर पा रहे हैं? क्या रिपोर्ट्स में जो कुछ लिखा हुआ है उसे आप इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में जो अभी चल रहा है उसे समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप सिर्फ रिपोर्ट्स ही पढ़ें और अपना उसमें कुछ जोड़ने की ऐड करें। अब अपना जोड़ने का मतलब ये हुआ कि जो भी रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं वो रिपोर्ट्स क्या हैं? वो रिपोर्ट्स एक गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट है, ठीक। वो गवर्नमेंट जो कर रही है उसका व्यू पॉइंट है। तो आपको गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट तो एग्जाम में नहीं लिखना है कि जो गवर्नमेंट ने कहा वही लिख देना है आपको। आपको अपने
इसके और भी डायमेंशंस देखने हैं जो इसके अपोजिट हो सकते हैं, या फिर इसमें जो कुछ गवर्नमेंट ने कहा है उसको और स्ट्रोंग बनाते हैं। जैसे इसमें क्या हो सकते हैं, जैसे कि कुछ डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं। आप जो इश्यूज हैं उसके डेटा को आप एक बार देख लें, हिस्टोरिकल डेटा को, तो वो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने में मदद करेंगे। उसके अलावा आप एडिटोरियल पढ़ते हैं अगर किसी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर का, तो वहाँ पे आपको इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डिस्कशन मिलेंगे। तो वो जो डिस्कशन होता है वो इसके अगेंस्ट भी जा सकता है, इसके फेवर में भी जा सकता है। तो वो क्रिटिकल एनालिसिस हो सकता है, यानी कि हर रिपोर्ट का आपको खुद से क्रिटिकल एनालिसिस करना है, उसके हर डायमेंशन को समझना है। रिपोर्ट में तो गवर्नमेंट ने बनाया है तो उसने अपनी बात रखी होगी, लेकिन जो चीज़ें उसमें नहीं लिखी हुई हैं उसे भी आपको समझना है, तब आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। तो जो भी है, तो उसमें सबसे पहला स्टेप है कि आप इस रिपोर्ट्स को पढ़ लें। इंडियन इकोनॉमी, मैं नहीं कहूँगा कि आप इंडियन इकोनॉमी की कोई बुक उठाएं और उसे डिटेल में पढ़ना शुरू कर दें, बिल्कुल नहीं। अगर आपको पढ़ना भी है, अगर आप चाहते हैं इंडियन इकोनॉमी पढ़ना, तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ सकते हैं जो यूपीएससी के लिए सजेस्ट की जाती है। लेकिन अगर आप इंडियन इकोनॉमी को पढ़ने का दो तरीका है, मैं वो भी बता देता हूँ कि जैसे कि आप सिर्फ कंसेप्ट को समझें, आप सिर्फ कंसेप्ट को समझें कि इंडियन इकोनॉमिक्स में जो टर्म्स यूज होते हैं उसे समझे, और बहुत सारी चीज़ें इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, बहुत सारे कंसेप्ट है जो आपको जानना चाहिए। तो इसके लिए एक अलग बुक आती है, एक अलग टाइप की बुक होती है। जैसे जो यूपीएससी के लिए बुक पढ़ी जाती है, रमेश सिंह की मैंने नाम सुनी है, ऐसे कुछ ऑथर्स हैं वो लिखते हैं। तो वो एक हर कंसेप्ट को थोड़ा थोड़ा करके पूरा बताते हैं, डेटा पॉइंट भी उसमें होते हैं, तो वो बताते हैं। और एक बुक होती है जिसमें आइडियाज को एक्सप्लेन किया होता है, इंडियन इकोनॉमिक्स में जो इश्यूज होती हैं उसे एक्सप्लेन किया होता है। तो इसमें जैसे उमा कपिला की अगर आप इंडियन इकोनॉमी की बुक पढ़िएगा, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी कि आइडियाज को, इश्यूज को एक इलेबरेट किया गया है। वहाँ पे आपको डेटा और कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं मिलेगा। वहाँ भी ये अज्यूम किया जाता है कि आप कंसेप्ट को जानते हैं, आपको पता है टैक्स रिवेन्यू, ये सब जो चीज़ें होती हैं पब्लिक फाइनेंस में, या फिर जो एग्रीकल्चर में, या फिर जो भी चीज़ें हैं बजट में यूज होती है, वो आपको पता है, वो कंसेप्ट आपको पता है। तो ये दो तरीका हो सकता है कि एक कंसेप्ट आपको नहीं पता है तो आपको कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, और दूसरा कि आइडियाज और इश्यूज से आप आइडियाज और इश्यूज जो होते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उसे आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको इस टाइप की बुक पढ़नी पड़ेगी। तो जो जब आप कोई भी एमए लेवल एग्जाम दे रहे हैं, चाहे डीईपीआर हो या फिर आपका आईईएस हो, तो उसके लिए आपके लिए जो रेलेवेंट बुक है वो यही है, क्योंकि इसमें ऐसा 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो डीपीआर में पूछा नहीं जाएगा। डीपीआर में जैसा कि आपको पता है कि 10 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जो लेटेस्ट पैटर्न मैं जानता हूँ, और उसमें आपको शायद 5 के आंसर करने होते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं, और 2 सेक्शन होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, और सभी में 5-5 क्वेश्चन होते हैं, और हर सेक्शन से आपको एटलीस्ट 2 करना होता है, ऐसा कुछ पेपर होता है। तो उसमें एक सेक्शन शायद इंडियन इकोनॉमी और करेंट अफेयर्स का ही होता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर सेट होता है। तो आपको 2 क्वेश्चन कम से कम तो आंसर करने ही होंगे इंडियन इकोनॉमी के। तो उसके लिए मैंने जैसे कहा कि आप अगर आइडियाल इश्यू को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको उमा कपिला की बुक पढ़नी पड़ेगी, लेकिन वो भी आप डिस्कस कर चुके हैं अगर अपने एमए क्लासरूम में या फिर बीए के क्लासरूम में, डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में किस लेवल की पढ़ाई होती थी और आपका इंक्लिनेशन उस सब्जेक्ट मैटर को लेकर कैसा था। अगर बिल्कुल भी कोई इंक्लिनेशन नहीं था आपका, तो ऑब्वियसली बात है इश्यूज को समझने के लिए आपको उमा कपिला जैसी कोई बुक पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि मैं कहूँगा कि उमा कपिला की कोई लेटेस्ट बुक पढ़िए तो आपको बहुत ही अच्छा आइडिया मिलेगा, लेकिन ये बुक बहुत ही मोटी बुक है, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें कहीं आपका समय पूरा ना निकल जाए। लेकिन 3 मंथ्स लगभग आपको मिले हैं तो काफ़ी टाइम है, अगर आप मेहनत करेंगे तो वो भी कर लेंगे। और अगर ये दोनों चीज़ें आपको आती हैं, यानी कि आपने बहुत डिस्कशन कर लिया इंडियन इकोनॉमी पे, आपने कंसेप्ट भी बहुत पढ़ लिए हैं, पूछे नहीं जाएंगे आपसे कंसेप्ट्स, आपसे इश्यूज के बारे में ही पूछे जाएंगे। तो आप सिंपली क्या करें, इन रिपोर्ट्स को पढ़ें, इन रिपोर्ट्स का क्रिटिकल एनालिसिस करें, जो भी रिपोर्ट्स मैं बता रहा हूँ क्रिटिकल एनालिसिस करें, इसमें जो डायमेंशन दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं, बाकी जो एडिटोरियल में इससे रिलेटेड चीज़ें दी हुई हैं, आप जो इन्फर कर पा रहे हैं
वो सब चीज़ें उस पर अपना नोट्स बना के रखें और कुछ डेटा पॉइंट अपने माइंड में हमेशा रखें ताकि जब क्वेश्चन पूछे जाए तो आप उन्हें डाल दें। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी जो हो गई मैंने इंडियन इकोनॉमी की बताई आपको DPR फेज 2 के लिए। फेज 1 में इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन रेयरली ही पूछे जाते हैं, यही सब पूछे जाएंगे, पूछे भी जाएंगे तो यही पूछे जाएंगे, कुछ अलग से नहीं पूछा जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे से जनरली कभी कभी फेज 1 में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इकोनॉमिक सर्विस को आप सीरियसली लीजिएगा, एटलीस्ट जो लेटेस्ट है उसको तो पढ़िएगा ही अच्छे से, और हो सके तो प्रीवियस ईयर पे का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसे भी पढ़ लीजिएगा। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है कि लगभग सभी इश्यूज जो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं, जो इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही होती है, तो वो सभी वहाँ पे डिस्कस हो जाते हैं, और कुछ कुछ इंटरनेशनल चीज़ें भी वहाँ पे डिस्कस की जाती हैं। तो आपको एकदम से पता चल जाता है कि क्या इकोनॉमी में चल रहा है, कौन सी चीज इश्यूज जो है बर्निंग इश्यू है हमारे पास, जिसमें फ्यूचर में गवर्नमेंट काम करने वाली है, काम करेगी, या फिर अभी तक उसने किया है और क्या रिजल्ट उसका आया है। और इसमें डेटा भी आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। इसमें जो डेटा पॉइंट दिए होते हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरी इंडियन इकोनॉमी का डेटा आपको नहीं पढ़ना है, जो डिस्कशन में होता है उन्हीं चीज़ों को याद रखना है। तो इकोनॉमिक सर्वे ऑब्वियस सी बात है, जो डिस्कशन में है उन्हीं चीज़ों की बात करता है। तो वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेटा है, जैसे फिजिकल डेफिसिट का तो डेटा आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, या फिर जो भी डेफिसिट से रिलेटेड है कि कितना फिजिकल डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है, वो पता होना चाहिए। आपका जीडीपी कितना ग्रो कर रहा है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का एस्टीमेट क्या है, गवर्नमेंट का एस्टीमेट क्या है, ये सब चीज़ें टेक्स टू जीडीपी रेशियो का है। ये कुछ डेटा पॉइंट हमेशा आपके माइंड में रहनी चाहिए। तो ये इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रेटेजी मैंने समझाई। अगर आपके पास कोई और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा। तो जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो ये जान लें कि ये वीडियो लाइव रिकॉर्ड की गई है टीच मी इन क्लासरूम में। अब जो लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अब मुझसे पूछ सकते हैं। सर करेंट अफेयर्स हाउ मेनी मंथ्स आर सफिशिएंट? ठीक है, तो देखिए करेंट अफेयर्स मैंने आपको बताया कि मंथ्स और ईयर्स नहीं होता है। आप जो रिपोर्ट्स पढ़ते हैं वो करेंट से ही रिलेटेड होता है। तो रिपोर्ट्स में जो इश्यूज दिए हुए हैं उसे आप एक्सप्लोर करें, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ें, आप एडिटोरियल्स पढ़ें, स्पेशली एडिटोरियल्स आप पढ़ें। तो ऐसा नहीं है करेंट अफेयर। देखिए एक चीज़ आप समझिएगा कि करेंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब क्या होता है। करेंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप पेपर के हर टॉपिक्स को याद करें, ठीक, यानी कि पेपर में जो भी चीज़ें दी हुई हैं आप उसे याद करते जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी बर्निंग इश्यू होता है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक, उसके बारे में चर्चा हर जगह होगी। वो इकोनॉमिक सर्वे में आपको दिखाई देगा, वो रिपोर्ट्स में दिखाई देगा जो आरबीआई की रिपोर्ट्स है, ठीक। एडिटोरियल जो आप पढ़ते हैं पेपर्स के, जो स्टैंडर्ड जो पेपर होते हैं फाइनेंस से रिलेटेड या इकोनॉमी से रिलेटेड, जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड मैं सजेस्ट करता हूँ, ये सबसे अच्छा आई थिंक मुझे ये सही लगता है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, वो भी खराब तो नहीं होंगे, लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड मुझे सही लगता है। तो इसमें जो इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं वही आपके करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं है कि पेपर में जो भी हेडलाइंस आ रही है वो आपका करंट अफेयर्स है, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये नहीं है। जो चीज़ें बर्निंग है वो हर जगह बात की जाएगी, पॉलिटिकल डिबेट में वो आपको दिखाई देगी, इकोनॉमिक सर्वे में आपको दिखाई देगी, बजट में उसके बारे में चर्चा होगी, और फिर एडिटोरियल में तो होगी ही होगी, और जो रिपोर्ट्स आ रही है वहाँ तो होगी ही होगी। तो वहीं से आपको कुछ टॉपिक्स चुन लेने हैं, जैसे कि आपने 10 टॉपिक्स तैयार कर लिए, कुछ जीएसटी से रिलेटेड हो सकता है, कुछ हो सकता है कि आपका अभी जैसे गवर्नमेंट की अभी जो रिवेन्यू है उसमें 34% का बूस्ट हुआ है, ग्रोस टैक्स कलेक्शन है। तो ये एक इश्यू हो सकता है कि 34% जो कि बहुत ही एक बड़ा जंप है रिवेन्यू कलेक्शन में, वो कैसे हुआ। तो ये एक इश्यू हो सकता है, उसमें कौन सी फैक्टर रहे, तो इसे आपको देखना जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में आपको डिस्कशन हर जगह मिलेगा, स्पेशली एडिटोरियल में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और बहुत लोग इस पे अपनी ओपिनियन रखेंगे। तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जीएसटी, जैसे कि मैंने कहा एक जीएसटी हो गया, तो ये हो गया टैक्स टू जीडीपी रेशियो। टैक्स टू जीडीपी रेशियो से रिलेटेड ये एक टॉपिक हो गया। इसी तरह बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, जैसे यूक्रेन का वार है,
तो यूक्रेन और जो रशिया में वार चल रहा है, इससे इकोनॉमीज बहुत अफेक्ट हुए हैं, बहुत सारे इकोनॉमीज अफेक्ट हुए हैं, क्योंकि इससे अफेक्ट हुआ ऑयल प्राइस, और ऑयल पे तो लगभग सभी इकोनॉमीज चलती हैं। तो ऑयल के बिना बहुत सारे क्राइसिस हो सकते हैं, और बहुत सारे चैलेंजेस इमर्ज हुए हैं इस वार के कारण। तो ये एक इश्यू हो गया आपके लिए इम्पोर्टेंट। और जैसे कि एक इश्यू मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा है, खैर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, अब इमीडिएटली मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। आप चीज़ों को पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ेंगे, रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे, और जो रिपोर्ट्स आती है बाय मंथली पॉलिसी रिव्यू आती है, वो पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग करंट से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें सिर्फ देखना चाहते हैं करंट से रिलेटेड, यानी इंडियन इकोनॉमी करंट अफेयर, यानी सिंपली बोलिए कि इंडियन इकोनॉमी करंट अफेयर में जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, तो आप एक PRS.org एक वेबसाइट, PRS.org की वेबसाइट में आप जो उसका मंथली पॉलिसी रिव्यू होता है, मंथली पॉलिसी रिव्यू, उसे डाउनलोड कर लें, या फिर अभी कुछ ही दिन में ईयरली पॉलिसी रिव्यू भी आ जाएगा, क्योंकि ये ईयर समाप्त हो चुका है। तो उसमें पूरे ईयर में जो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड इवेंट्स हुए हैं, वो आपको वहाँ पे दे दिए गए होंगे, बहुत सारी चीज़। तो वहाँ से ही आपको टॉपिक मिल जाएगी, कौन सी टॉपिक इस ईयर में बर्निंग टॉपिक्स रही हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। तो ये जो ईयरली पॉलिसी रिव्यू होता है, इसमें सिर्फ इंडियन इकोनॉमी नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इंडियन इकोनॉमी का एक अलग सेक्शन होता है उसमें। तो वो सेक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वहाँ से आपको पूरे साल में जो टॉपिक्स आपको इम्पोर्टेंट रही हैं, वो वहाँ पे मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा आपको कि हर पेपर का हर हेडलाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको जो इम्पोर्टेंट है उसे चूज करना है। ये एक तरीका हो गया कि आप साल भर में एक छोटे से रिपोर्ट में, उन्होंने पूरा पेपर तो नहीं दिया होगा, उन्होंने इम्पोर्टेंट चीज़ें ही बताई होगी, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में आई थिंक मैंने बहुत कुछ बता दिया। आप इतना ही करें तो आप जो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, जो उससे रिलेटेड हो सकती है, आप जरूर दे पाएंगे। That means we need to analyze all the current issues discussed in RBI reports and explore those issues in detail and both and yes, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। स्पेशली करंट में आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। स्टैटिक पे आपको फोकस कब देना है, जब चीजें आपके लिए इजीली अवेलेबल। अगर स्टैटिक पोर्शन आपको इजीली मिल जाता है, उस पर फोकस कीजिए, अदरवाइज आप करेंट को देखिए और थोड़े डेटा पॉइंट्स उस टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ पिछले साल थे, या फिर उसके पास्ट में उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ मेजर इवेंट्स हुए हैं, तो उसे आप कवर करने की कोशिश करें। जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है, किसी भी क्राइसिस से आप इसे जोड़ सकते हैं। जैसे कि अभी कोरोना का जो क्राइसिस रहा, कोरोना के कारण जो इकोनॉमी में क्राइसिस हुए, तो ये क्राइसिस है। तो जब क्राइसिस की बात होती है, तो पीछे के जो बड़े बड़े क्राइसिस रहे हैं, वो आपको याद कर लेनी चाहिए। जैसे 1991 में एक क्राइसिस हुआ था इंडियन इकोनॉमी का, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद 2008 में एक क्राइसिस हुआ था, जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुआ था, वो भी हमेशा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किसी भी इंडियन इकोनॉमी की तैयारी कर रहे हैं पेपर की, RBI हो या IAS, ये हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि क्राइसिस हमेशा आते रहते हैं और इन सब चीज़ों को रेस करती रहती हैं। तो जब भी आप एडिटोरियल पढ़ेंगे, तो वो कहीं ना कहीं 1991 की बात करेंगे, 2008 की बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें भी आप ध्यान में रखें कि 1991 के इवेंट्स को अच्छे से पढ़ें और 2008 के क्राइसिस को भी अच्छे से दी। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। आई थिंक मैंने बहुत कुछ बता दिया है अभी इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इतना लंबा मैंने सोचा जाऊंगा मैं, लेकिन मैंने बहुत डिटेल में बता दिया। और कोई क्वेश्चन तो पूछिए। मैं 20 to 30 सेकेंड हूँ लाइव, उसके बाद मैं इस लाइव सेशन को इन करूंगा। नो मोर क्वेश्चन, थैंक यू। ओके, ठीक है, तो इस लाइव सेशन को मैं यहीं इन करता हूँ और ये वीडियो यूट्यूब पे भी अवेलेबल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।